मिथिला पेंटिंग्स। इस कला का जन्म हुआ बिहार के छोटे से गांव मधुबनी में। सदियों से ये कला यहाँ के घरों की जमीन और दीवारों पर बनाई जा रही है। मिथिला पेंटिंग जो है ना, वो लोकाचार में था, तो इसकी ऐतिहासिकता तो सदियों पुरानी है। कितनी सदियां बीत गई हैं तब जा कर के ये अभी सामने आई है। माना जाता है कि मधुबनी चित्रकला के तार रामायण से जुड़े हैं। कहते हैं सीता की शादी के अवसर पर पूरे जनकपुर को ऐसी ही पेंटिंग से सजाया गया था। 1934 में मिथिला में आए भूकंप के कारण ये कला दुनिया के सामने आई, जब एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट W.J. आर्चर ने इस जगह का दौरा किया। यहाँ मिट्टी के घर, फूस के घर ज्यादा होते थे। उन दीवारों पर W.J. आर्चर जब गए हैं और उन्होंने जब वहाँ चित्रों को देखा है तो ये बहुत ही मार्मिक उनको लगा था और उन्होंने उसको कलेक्ट करके ब्रिटिश लाइब्रेरी को भेजा। उसके बाद दुनिया ने समझा कि मिथिला का ये कला है और इसको बनाने वाली कौन है, तो घूंघट वाली आंखें। और ऐसी ही एक महिला है दुलारी देवी, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये आज भी मिथिला पेंटिंग्स को सदियों पुराने तरीकों से बना रही हैं। हल्दी, सिंदूर और फूलों जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। देखिए, हम लोग मधुबनी पेंटिंग्स को अपनी परंपरा के हिसाब से बनाते हैं, तो इन पेंटिंग को मैं अलग अलग थीम देती हूँ। सभी कलाकार अलग अलग तरीके से पेंटिंग्स बनाते हैं, तभी तो पहचान होती है कि ये पेंटिंग दुलारी देवी की है। इस आर्ट फॉर्म का एक बहुत ही अनोखा फीचर है ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। इनमें लोक कथाओं और रोजाना जिंदगी की झलक नजर आती है। पहले के समय में पारंपरिक चित्र ही बनते थे, लेकिन बाद में हमारी दुनिया अब बहुत विकसित हो गई। अब हमारा विजन थोड़ा क्लियर हुआ है। मधुबनी की इस कला में यहाँ की महिलाओं की सोच झलकती है। साथ ही ये रोजगार का जरिया भी बन गई है। इसीलिए तो हर इंसान इन्हें देख के कहता है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की बात करे तो दिमाग में आते हैं ऑक्सफोर्ड, येल और कैम्ब्रिज जैसे नाम। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी। क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, न प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। वाकई जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें लाख 2 लाख नहीं 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स थीं। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही। लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी झेला। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया। और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था, धुएं में खो गया। उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी, वो एक महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी, जिसके खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैली इस साइट में नजर आते हैं।
कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा दरअसल आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया। पर आर्कियोलॉजी के हिसाब से नालंदा को 5th सेंचुरी बीसी में गुप्त काल में बनाया गया था। उसके बाद गुप्त काल में इस जगह का और डेवलपमेंट हुआ और ये एक विहार से 7वीं शताब्दी तक महाविहार बन चुका था। अलग अलग दौर में यहाँ कई महान टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुना, बुद्धपालिता, शांत रक्षिता और आर्यदेव। और जानते हैं स्टूडेंट्स कौन थे? चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग सांग जैसे कई लोग जो दुनिया भर से यहाँ खींचे चले आते थे। यहाँ पर पूरे विश्व से, चीन से, म्यांमार से, श्रीलंका से अनेक प्रांतों के लोग इस जगह पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे इस महाविहार में। लेकिन इस सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं झेल पाई। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त एक बार फिर करवट लेगा और बेहतरीन एजुकेशन की तलाश करता हर इंसान कहेगा, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।